हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 18। पेपर नंबर 18 CFR, और इसमें भी स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट में एंट्री करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि IFRS का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इसका फ्रेमवर्क यानी किस बुनियाद पर रखा गया, इसका क्या ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है। तो बेसिकली हम इसके इंट्रोडक्शन को 3 फेज में पढ़ेंगे। पहला है ओरिजिनेशन, ऑफ IFRS इंड AS और AS। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि IFRS किस तरीके से बने, इनका ओरिजिनेशन क्या है। दूसरा है फ्रेमवर्क ऑफ इंड AS, यानी कि इंड AS को क्यों बनाया गया है, यानी कि इंड AS की बुनियाद क्या है, ये हम फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब AS नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है इंड AS, यानी कि इंड AS भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और AS भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बट मैं अब जो बात करने वाला हूं, जो AS है, ये इस AS का मतलब यहां पर इंड AS से लेकर के चलना है, क्योंकि आपके कोर्स कंटेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने थे, जो इंडियन गैप के हिसाब से थे, उनको हमने यहां से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। और अब पूरे कोर्स कंटेंट में कौन से AS है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से हैं, इंड AS। तो बेसिकली मैं इस पूरे की सब्जेक्ट में ओनली फॉर इंड AS की बात करूंगा, यानी कि IFRS की बात करूंगा। यानी कि इंड AS को समझने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इसका ओरिजिनेशन क्या है। सबसे पहले 1450 के अंदर एक ऑथर हुए थे जिनका नाम था बेंडेंटो। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि ये मानता हूं ये आपके प्रैक्टिकल यानी कि सब्जेक्ट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको IFRS के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? और इसके आगे आने वाले फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो 1450 के अंदर एक ऑथर हुए थे जिनका नाम था बेंडेंटो। बेंडेंटो ने सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी वाई वेंडेंटो, यानी कि 1450 के अंदर थ्योरी दी जिसको आप बोलते हो डेबिट क्रेडिट, क्योंकि यहां से बिजनेस का मॉडर्न स्टार्ट हो गया था, यानी कि मॉडर्न बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, इसलिए हमें एक बेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पड़ी। इसके बाद देखिए क्या हुआ। अब ये वेंडेंटो जो थे, इन्होंने क्या किया, अपनी बुक का जो पब्लिकेशन था, यानी कि पब्लिश ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आफ्टर 1500 में किया। लेकिन इससे पहले एक ऑथर और हुए जिनका नाम था फ्रालुका, और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी, कब बताओ, इन 1494।
यानी कि बेनेडिक्टो ने थ्योरी दी, लेकिन उस थ्योरी की कोई बुक पब्लिश नहीं की गई थी। पब्लिश 1500 के बाद में हुई थी, लेकिन उनसे पहले फ्रा लुका ने अपनी 1494 के अंदर अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड अपनी बुक क्या कर दी, पब्लिश कर दी। इसलिए हमारे पास जो अकाउंटिंग का यानी अकाउंटेंसी का जो फादर है वो किसको बोला जाता है बेटा, फ्रा लुका को। यानी कि बेसिकली कहा जाए ओरिजिनेशन की बात करें तो बेनेडिक्टो इसके क्या हैं, फादर हैं, लेकिन लीगल तरीके से बुक्स में जो दे रखा है वो कौन है बेटा, फ्रा लुका। फ्रा लुका क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने बेनेडिक्टो से पहले अपनी बुक्स क्या कर दी, पब्लिश कर दी थी। क्लियर कहानी यहां तक। चलिए यहां बस आपको इतना सा ही जानना है। अब आगे आइए, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बेहतर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने थे, क्योंकि जिससे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके और जिनकी एक बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग की जा सके। इस बात के लिए यहां पर हुआ क्या, 1935 से लेकर के 1966 के बीच में यूरोप के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए कई सारे बोर्ड का गठन किया। बहुत सारे बोर्ड बनाए जिन्होंने अपने प्रिंसिपल की कवायद स्टार्ट कर दी कि बेहतर से बेहतर प्रिंसिपल बनाए जा सकें। लेकिन 1935 से लेकर के 1966 तक कोई ऐसे बेहतर प्रिंसिपल नहीं बन पाए जिनके आधार पर कहा जा सके कि आज अकाउंटिंग के बेहतर प्रिंसिपल हैं। कोशिशें बहुत की, जारी रहा, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने इस बात पर काम किया, बहुत सारी कमेटियों ने काम किया, लेकिन बेहतर हम इसके प्रिंसिपल नहीं बना पाए। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। अब हुआ क्या, 1966 के अंदर यहां पर इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट और कनाडा का सीए इंस्टीट्यूट दोनों के इंस्टीट्यूट ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया और इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ने और कनाडा के चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया, यानी दोनों ने मिलकर के काम करना स्टार्ट किया। किसके रेस्पेक्ट में, जिससे एक बढ़िया और सही क्वालिटी के, जिनको ग्लोबलाइज तरीके से क्या किया जा सके, एप्लीकेबिलिटी की जा सके। अब सवाल ये आता है कि सारे विदेशों में काम क्यों होते हैं, इंडिया में क्यों नहीं होते? क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ था। यूरोप में सबसे ज्यादा युद्ध भी हुआ करते थे। देख लो जितने वॉर्स हुई हैं, सारी वॉर कहां पर हुई हैं, यूरोप के अंदर। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर दो तरीके की थ्योरी चलती थी, दो तरीके का सिविलाइजेशन था। पहला सिविलाइजेशन हमारा इंग्लैंड के अंदर था, ब्रिटेन के अंदर था। ब्रिटेन का सिविलाइजेशन था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। लेकिन बाकी जो दूसरी अप्रोच थी, बाकी दूसरी कंट्रियों की जो अप्रोच थी, उनकी थोड़ी अलग थी। उनका बोलो सबको साथ लेकर के चलो, लेकिन फिर भी उन पर कंट्रोल करो। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि डिवाइड एंड रूल ब्रिटेन की अप्रोच थी, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज थे उनकी ये थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसके साथ साथ उन पर कंट्रोल भी जरूरी है। यानी कि यूरोप के लोग ये बात समझ चुके थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, लोगों की सोच बदलेगी, और लोगों की सोच बदलेगी तो उन पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। इस बात को देखते हुए उन्होंने सोचा यदि फ्यूचर में किसी कंट्री पर यानी लोगों पर, पूरी दुनिया पर राज करना है तो आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को बेहतर बना दो। अब इस सवाल आता कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बनाने से दुनिया पर राज कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बेहतर प्रिंसिपल बनाओगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबिलिटी होगी, और जब वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबिलिटी होगी तो उनके प्रिंसिपल, उन जो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि बिजनेस पर राज आपका है तो समझ लीजिएगा आपका कंट्रोल पूरी दुनिया पर चल रहा है। इस बात की थ्योरी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने की बहुत सारी कवायतें हुई,
1966 के अंदर कनाडा के और इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। उनकी कुछ कोशिशें कुछ हद तक शायद सक्सेस हुई और उन्होंने आकर के 1971 के अंदर उन्होंने एक कमेटी का सजेशन दिया। 1917 के अंदर यूके के अंदर एक कमेटी का सजेशन हुआ जिसका नाम था IAS और उसका काम ओनली फॉर एक ही था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना और उनको क्या करना, इंप्रूव करना। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस कमेटी का यही काम था। जैसे यहां पर आया तो 1973 के अंदर इसको लीगली क्या कर दिया, अथोराइज कर दिया, यानी कि IAC का फाइनली क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और यानी कि 1993 को IAS कमेटी बन करके तैयार हो गई। अब इस कमेटी का काम एक ही था, क्या करना, इंटरनेशनल लेवल पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ है ना? अब कुछ बातें हैं जो आपको यहां से ध्यान में, यहां तक की बातें अब याद भी नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां से अब आपको बातें याद रखनी होंगी। अब यहां से आगे देखो बच्चों, यहां से आगे क्या हुआ, यानी कि 1973 से लेकर के 2000 तक कमेटी का नाम था IASC, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। 2000 के एंड में इस कमेटी का नाम बदल के रख दिया IFRS बोर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? IASC जो थी यानी कमेटी जो थी उसको 2000 के बाद इसका नाम बदल दिया और क्या नाम रख दिया, IFRS बोर्ड। यानी कि IAC के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे उनको IAS के नाम से जानते हैं, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS बोर्ड ने डेवलप किए थे उनको हम IFRS के नाम से बोला जाता है। ध्यान रखना बेटा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि यदि किसी आइटम के रेस्पेक्ट में IAC यानी कि कमेटी ने कोई स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है तो ध्यान रखना IFRS बोर्ड उसका डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रहा है? 1973 से लेकर के 2000 तक जो कमेटी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले, उसका नाम IASC था, और इस कमेटी के द्वारा जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस नाम से जाना जाता है, IAS, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 42 इशू किए गए हैं, बाकी बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। इसके बाद 2000 के बाद बोर्ड का नाम चेंज कर दिया और बोर्ड क्या बन गया, IASC से क्या बना दिया, IFRS बोर्ड। और IFRS बोर्ड के द्वारा जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे उन सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसके नाम से जाना जाता है, IFRS। यदि कोई ये बात बोले कि IAS को रेक्टिफाई करके IFRS बनाए तो ध्यान रखना वो गलत है, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, यहां तक की बात समझ में आती है। चलिए अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब आपका बेसिकली यहां से कंटेंट स्टार्ट होता है, जो आपको मैंने बताया है उसको लिखना है। अब आपको वहां से इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कौन कौन सी बातें आपको बस माइंड में रखनी है। अब तक की सारी बात बिल्कुल बकवास थी जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस ये बात याद जरूर रखनी है कि 1993 से लेकर के 2000 के एंड तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए थे उनका नाम IAS है, क्योंकि ये कमेटी के द्वारा डेवलप किए थे। और 2000 के बाद जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके नाम से जाने जाते हैं, IFRS के साथ। ठीक है, चलिए लिखिए। इसमें मैं कुछ बातें आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। लिखिए पॉइंट नंबर 1, इसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ IFRS।
और इसका पॉइंट नंबर यानी कि स्टार नंबर 1, IAS कमेटी has been set up in 1973। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू फॉर्मुलेट एंड डेवलप्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड developed by the IAS committee are called IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। साथ के साथ नोट करते चलोगे आप लोग, यानी कि IASC का जो सेटअप किया गया था वो 1973 में किया था, और इसके द्वारा जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए थे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IAS के नाम से हम जानते हैं। आगे लिखिएगा, आफ्टर 2000 डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय IFRS बोर्ड एंड सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड are known as IFRS। 2000 के बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए थे वो डेवलप किसने किए थे? IFRS बोर्ड ने, और इन स्टैंडर्ड का क्या नाम हो गया? IFRS। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब लिखिए IFRS। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, IFRS, ठीक है, लेकिन अब आगे जितनी भी बार मैं IFRS वर्ड का यूज करूंगा उस IFRS इंक्लूड्स, यानी कि मैं सबकी बात कर रहा हूं। जितनी भी बार मैं IFRS वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब ये सारे के सारे एक साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, IFRS में IFRS तो है ही है, साथ में IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी भी है। IAS
और आईएएस इंटरप्रिटेशन कमेटी। नोट करो, समझाते हैं क्या है। यानी कि आईएफआरएस का मतलब अकेला आईएफआरएस नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आईएएस भी आईएफआरएस ही है। फर्क इतना सा है कि वो आईएएस कमेटी ने डेवलप किए थे और आईएफआरएस बोर्ड ने डेवलप किए हैं, बट है तो दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैं आईएफआरएस वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आईएफआरएस और आईएएस दोनों क्या है, इंक्लूड है। सर आईएफआरएस की इंटरप्रिटेशन कमेटी और आईएएस की इंटरप्रिटेशन कमेटी, इसका मतलब भी तो समझाओ ना। मैंने बोला देखो, यदि मान लो आईएफआरएस में कुछ ऐसा कंटेंट है जो या तो हटाना है या कुछ ऐड करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि आईएफआरएस या आईएएस के अंदर कोई आपको क्या करना है, अमेंड करना है, एडिशन या डिलीशन, तो हम आईएफआरएस और आईएएस में डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो इस काम को करने के लिए आईएफआरएस बोर्ड और आईएएस कमेटी क्या करती थी कि नोटिफिकेशन इशू करती थी, और उस नोटिफिकेशन बोलते हैं इंटरप्रिटेशन कमेटी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, हाँ या ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन कमेटी यानी कि यदि आईएएस कमेटी को या आईएफआरएस बोर्ड को कुछ चेंज करना है आईएफआरएस में और आईएएस में, तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। वो किस में चेंज करना पड़ेगा? पहले उनको इंटरप्रिटेशन कमेटी के नाम से एक पब्लिश होगा, और वो आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आईएफआरएस। ध्यान रखना, यानी कि इंटरप्रिटेशन कमेटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुआ है वो पब्लिश किसका पार्ट बनेगा? आईएफआरएस का। बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे देखिए, मान लो मैंने आईएफआरएस 3 बना हुआ था पहले से, जो कि किसके बारे में बोलता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है मेरे बच्चे, यदि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ सुधार लाना है तो यहां पर आईएफआरएस बोर्ड क्या करेगा? एक नया स्टैंडर्ड इशू कर देगा जिसका नाम होगा आईएफआरएस आईसी 3। ये कहना चाहता है कि ये वाला पार्ट भी ऑल्सो इसमें इंक्लूड है। तो यानी कि आईएफआरएस के अंदर आईएफआरएस कमेटी भी इंक्लूड होती है, और वहीं पर आईएएस के अंदर आईएएस इंटरप्रिटेशन कमेटी भी शामिल होती है। ठीक है, लिखिए इसके अंदर अब कुछ बातें और लिखो, कुछ बातें और लिखो। आईएफआरएस और आईएएस सब्जेक्ट टू रिव्यू और अमेंड, but such amend make through interpretation committee। यदि आपको कुछ रिव्यू करना है, अमेंड करना है, तो वो अमेंड आप डायरेक्टली आईएएस और आईएफआरएस में नहीं कर सकते। आपको उसके रेस्पेक्ट में एक इंटरप्रिटेशन कमेटी नाम का पब्लिकेशन करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आईएफआरएस हम पढ़ेंगे तो इस आईएफआरएस के साथ साथ इसके रेस्पेक्ट में इशू किया गया इंटरप्रिटेशन कमेटी का डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आईएफआरएस once apply, then
नो एग्जिट फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी। यदि एक बार आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी हो गई, चाहे वो आपकी इच्छा से हुई हो, चाहे वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हुई हो, उससे आप वापस बाहर नहीं आओगे। ठीक है, आगे लिखिए इसमें क्या, इंड एएस। हमारा आईएफआरएस का ओवरव्यू खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है इंड एएस, जो हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आईएफआरएस का ओरिजिनेशन देख लिया, 1973 से लेकर के एंड ऑफ 2000 तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे, किसके द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, उनको हम आईएएस के नाम से जानते हैं। और 2000 के बाद आईएएस कमेटी का नाम आईएफआरएस बोर्ड रख दिया गया। और आईएफआरएस बोर्ड के द्वारा जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए थे, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसके नाम से जाना जाता बेटा, आईएफआरएस के नाम से। अब लिखो इसमें इंड एएस में, इंड एएस इज converged form of IFRS। यानी कि इंड एएस कुछ भी नहीं है, इंड एएस ओनली फॉर IFRS की कॉपी है, कि जो IFRS है उन्हीं की सेम कॉपी है, कोई चेंज नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस हैं, कहां कहां पर चेंज किए हैं उसको मैं आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली ये मान के चलो अभी आप कि जो इंड एएस है वही आईएफआरएस है। तो यानी कि आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन भी इसीलिए पढ़ा था हमने कि इंड एएस भी क्या है, आईएफआरएस है। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए आगे लिखिए इसमें अब आगे, बट फॉलोइंग changes in इंड एएस। यानी कि है तो ये कन्वर्ज फॉर्म, लेकिन यहां पर कुछ चेंज भी किए गए हैं। और वो चेंज क्या है वो भी देख लो। चेंजेज इन नंबर्स, कि भैया पहला चेंज तो ये है कि जब इंड एएस सॉरी आईएफआरएस से इंड एएस में आए थे तो हमने सबसे बड़ा काम तो ये किया कि हमने नंबर चेंज कर दिए। नंबर का मतलब समझ में आया नहीं आया? देखो, आईएफआरएस यानी कि पहले आईएएस लिखो आप, आईएएस चेंजेज विदाउट कोड। यानी कि जो आईएएस 1 है उसके रेस्पेक्ट में हमने इंड एएस 1 बना दिया। सर इसे चेंज कहते हैं क्या? बोला है, जो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो है, क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं है तो बट क्या करें। दूसरा, आईएफआरएस की नंबरिंग में चेंज किया विद कोड ऑफ 100। यानी कि आईएफआरएस 1 तो हमने उसका नाम बदल के रख दिया इंड एएस 101।
100 लगा दिया आगे भाई। दूसरा चेंज हमने ये किया, समझ में आ रहा है? चेंजेस तो कुछ नहीं है, बट क्या करें, जो किए वही बताएंगे आपके लिए। दूसरा चेंजेज इन टर्मिनोलॉजी। दूसरा चेंज किया इन्होंने टर्मिनोलॉजी के अंदर। IFRS में क्या बोला जाता है और इंड एस में क्या बोला जाता है। बोला IFRS में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इंड एस में इसे बैलेंस शीट कर दिया। जो बैलेंस शीट होती है बेसिकली उसको IFRS के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, लेकिन हमने इसका नाम बदल के क्या रख लिया, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट ही पहले बोलते थे हम और बैलेंस शीट ही अब बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, और हम इसे अभी भी P&L अकाउंट बोलते हैं। ये चेंज इन्होंने टर्मिनोलॉजी के अंदर कर दिया, यानी कि बैलेंस शीट को आज भी हम बैलेंस शीट ही बोलेंगे, जबकि IFRS में फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट होता है। P&L को पहले हम P&L ही बोलते थे, अभी भी P&L बोलेंगे। कॉम्प्रहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट IFRS में कहा जाता है, यानी कि हमने IFRS की सीरीज में से इनको हटा के ये डाल दिए, बाकी एज इट इज कॉपी कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो चेंज किए थे। क्लियर है यहां तक कहानी? इसको नोट करो फटाफट से एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका काम का है, ठीक है? हाँ, अब आपके काम का है, लिखिए अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। ये आपका काम का कंटेंट है। तो लिखिए ऑन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, दूसरा NBFC और बैंकिंग कंपनीज। दूसरा जो उन्होंने सेगमेंट बनाया वो NBFC और बैंकिंग कंपनी के बारे में था।
और तीसरा है ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में इंड एस की एप्लीकेबिलिटी को 3 भागों में डिवाइड किया। बोला ऐसा सेगमेंट या ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ऐसी कंपनियां जो एनबीएफसी हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी। बोला इसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया बनाया, और यदि वो कंपनियां इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती हैं तो उन कंपनियों को मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी। यहां पर भी सब्जेक्ट टू कंडीशन था। सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और तीसरा था इंश्योरेंस कंपनी पर, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनीज shall apply Ind AS from 1/4/2020। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पर जो एप्लीकेबिलिटी थी 1/4/20 से मैंडेटरी थी। वहां पर कोई ना तो ऑप्शन था ना ही कोई कंडीशन थी, सीधा बोल दिया गया कि जो जो कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आती हैं वो सारी की सारी क्या कर दो, एप्लीकेबिलिटी कब से कर दो, 1/4/20 से। अब सवाल ये उठता है कि सर इनका तो कुछ बताओ, इनके केस में क्या होगा। बोला इनकी चर्चा हम नीचे करेंगे। आओ इसके सामने लिख लो नोट 1 और इसके सामने लिख लो नोट नंबर 2। आओ अब डिस्कस करते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 किसका लिया था हमने, एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। यानी कि उन कंपनियों की क्राइटेरिया बताओ जो कंपनियां कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो गवर्नमेंट ने इसकी एप्लीकेबिलिटी की कुछ लिमिटेशन डाल दी और क्या बोला, वॉलेंटरीली एप्लीकेबिलिटी। फ्रॉम एक 4/2015। चलिए इसके पीछे बात एक कहानी सुनाते हैं, यानी थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं कि 1/4/2015 से क्यों अप्लाई हुआ। 1991 के अंदर इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन लाया गया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का मार्केट खोल दिया, यानी कि बाहर के लोग यहां बिजनेस कर सकते हैं। यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थे, कंडीशंस थी, लिमिटेशन थी,
उन सबको हटा दिया और बोला कि किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी आकर के हमारे यहां धंधा कर सकती है। और जब लिबरलाइजेशन खोला गया तो बाहर की कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। समस्या यह थी कि कोई बाहर की कंपनी यदि इंडिया में बिजनेस करेगी तो उसको इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ या ना मुझे बताओ ना। चूंकि वो कंपनी बाहर की है तो बाहर की जो कंपनी है उसको अपने लोकल गैप भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। मुझे बताओ ना, यानी एक कंपनी दो दो गैप को फॉलो कर रही है। तो इस चीज की वजह से, इस बात की वजह से कंपनियों का जो मैनेजमेंट की कॉस्ट थी, कंप्लायंसेज का भंडार लग गया, कंप्लायंसेज ज्यादा बढ़ गई। बिजनेस के अंदर क्रिटिकल यानी कि मैनेजमेंट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कि वहां की कंप्लायंसेज को फॉलो करें, यहां की करें, करनी तो दोनों पड़ेंगी। यह बात गवर्नमेंट ने देखा कि यहां पर ज्यादा एफडीआई नहीं आ रहा है, उसकी वजह है लॉ। हमारे यहां का लॉ अलग है, यहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के गैप अलग हैं, वहां का लॉ अलग है, वहां के गैप्स अलग हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। ये इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी। जो कंपनियां अपने लोकल गैप अप्लाई करती थी, उन सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। तो 2003 के अंदर वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज ने इस बात पर सहमति बनी कि अब से हम क्या करेंगे कि इंटरनेशनल यानी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंसेज अप्लाई कर देते हैं, जिससे यहां की कंपनी वहां जाएगी तो दोनों के गैप सेम होंगे, तो उनको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी से नहीं गुजरना पड़ेगा, उनकी ज्यादा मैनेजमेंट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और उनको ज्यादातर अपना खर्चा नहीं होगा। 2003 में वर्ल्ड वाइड एग्री हुआ कि हमें कंप्लायंसेस कर लेनी चाहिए आईएफआरएस की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी इस बात के लिए उस टाइम तैयार नहीं थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईएफआरएस वहां कुछ टाइम के लिए डेफर्ड कर दिया। 2014 के अंदर इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो गई और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार का सबसे बड़ा मोटिव था कि हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस को बढ़ाना है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंट्री डेवलप करेगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, क्योंकि इंडिया में बिजनेस ही नहीं थे। बिजनेस होंगे तो टैक्स आएगा और टैक्स आए तो डेवलपमेंट होगा। यह बात इंडियन गवर्नमेंट को बड़े अच्छी से पता थी। इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर सबसे पहले कंपनी एक्ट को चेंज किया। प्रोसेस पहले से डला हुआ था। 2014 से कंपनी एक्ट को पूरा बदल दिया। उनको लगा कि ये चेंजेस करने चाहिए जिससे विदेशी यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। सारे चेंजेस कर डाले और बचे कुछ चेंजेस हर साल भारी भरकम अमेंडमेंट के थ्रू कर दिए। जब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारा लॉ कंफर्टेबल है आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो एनडीए सरकार ने 2015 से इसका इंप्लीमेंटेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। चूंकि गवर्नमेंट ने 2015 में अनाउंसमेंट किया था, तो सारी की सारी कंपनियां एक साथ तो एप्लीकेबल तो करेंगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उनको भी प्रिपेयर होना पड़ता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1/4/2015 से यह बोला कि जिस कंपनी को लगता है कि कंप्लायंस कर लेनी चाहिए वो कर लो, यानी कि इच्छा के ऊपर छोड़ दिया कि चाहो तो आईएफआरएस एप्लीकेबल कर लो और चाहो तो मत करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी का अनाउंसमेंट कहां हो गया था 1/4/15 से।
तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने तो कर लिया, कि उनको पता था कि आज नहीं तो कल एप्लीकेबिलिटी तो आनी है और करना भी है, तो इससे बेहतर यह कि अभी कर लो। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने वॉलेंट्री एडॉप्शन नहीं किया। यह बात इंडियन गवर्नमेंट को भी पता थी, लेकिन लोगों के दिमाग में डालना था कि इंडियन गवर्नमेंट अब आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सहारे बिजनेस नहीं करेगी, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा और अब आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। जैसे ही एक साल बीता, इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी फेज ओपन कर दिया। मैंडेटरी फेज 1 फ्रॉम 1/4/2016। पहले इंडियन गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया था कि चाहो तो आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी कर लो और ना चाहो तो मत करो, लेकिन एक इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक साल के बाद मैंडेटरी फेज 1 अप्लाई कर दिया और बोला कि हम जो क्राइटेरिया दे रहे हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर जो कंपनियां आती हैं उन कंपनीज को आईएफआरएस मैंडेटरी क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आती है? लिखो इसकी क्या कंडीशन थी, क्या क्राइटेरिया था। कंपनीज हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ, याद रखना मेरे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने बोला नेटवर्थ, नालायक कहीं का, मैंने क्या बोला है, नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं बोला है। ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ ऐसे ज्यादा है, उन कंपनियों को मैंडेटरी 1/4/2016 से आईएफआरएस यानी कि इंड एस लागू करने होंगे। क्लियर है यहां तक कहानी? इंडियन गवर्नमेंट यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हर बिजनेस मैन अब क्या कंप्लाई करे, आईएफआरएस, क्योंकि वो अभी से करना स्टार्ट करेगा तो आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। मान लो 2 साल के बाद उसकी नेटवर्थ के क्राइटेरिया में आ जाता है तो फिर उसको अप्लाई करने पड़ेंगे। इससे बेस्ट यही है कि उन कंपनियों को इस दायरे में लाया जाए, यानी कि मैक्सिमम कंपनियों को इसके दायरे में लाया जाए, जिससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल अच्छे हो सकें और जिससे कि यहां पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी फेज 2 अप्लाई कर दिया, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1/4/2017 से करवा दी गई। और इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ₹250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, यानी कि इस लिमिट को हटा दिया, क्या लगा दिया, 250 करोड़। अब आप इस कंडीशन को नहीं याद रखोगे तो भी काम चलेगा, यानी कि अब आपकी लिमिट क्या हो गई, ऐसी कंपनी जिनकी नेटवर्थ कितनी है, 250 करोड़ या इससे ज्यादा, मैंडेटरी है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम और किया, बोल का कंपनी क्या, कंपनीज या तो लिस्टेड है या
इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। टर्नओवर की लिमिट के साथ साथ उन वो कंपनियां जो टर्नओवर में आ रही हैं उनको तो करना ही है। ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं, उन कंपनियों की नेटवर्थ चाहे जीरो हो, उनको भी मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा। मेरी समझ में आ गई? यहां तक इस बात को नोट करो फटाफट से, और किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ फटाफट से। यहां तक तो फटाफट बताओ। नहीं? चलिए, अब लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में भी बेसिकली यही है, कोई चेंज नहीं है। ऑन एनवीएफसी, एनवीएफसी एंड बैंकिंग कंपनीज, लिखो यहां ऑन एनवीएफसी और ऑन बैंकिंग कंपनीज। इसमें लिखो डेफर्ड वोर अनसर्टेन पीरियड। यानी कि बैंकिंग कंपनी को इस दायरे से बाहर निकाल दिया, बोला कि आप पर अभी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एनवीएफसी के केस में लिमिट डाल दी। बोला मैंडेटरी फेज 1 और मैंडेटरी फेज 2। क्राइटेरिया वही है, companies having net worth of ₹500 crore or more, वही क्राइटेरिया है। बताएंगे, लॉजिक भी समझाएंगे इसका ऐसा क्यों। और नीचे डेट लिख लो, फ्रॉम 1/4/18। ये 1/4/18 से एप्लीकेबिलिटी हुई थी। कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, और all listed companies in process of listing from 1/4/19।
नोट करो फटाफट से इसे भी। सेम वही क्राइटेरिया है। इस बात को लेकर के एनबीएफसी कंपनी बड़ी नाराज हुई और वो इंडियन गवर्नमेंट के पास गई और बोला सरकार हमें एक बात बताओ, क्या आपकी हमारी कोई दुश्मनी है? बोलो क्यों, क्या हुआ बताओ? बोला बैंकों का काम और हमारा काम दोनों का एक जैसा है, वही काम बैंक करती हैं, वही काम हम करते हैं, तो हमारे ऊपर क्राइटेरिया एप्लीकेबल क्यों कर दिया और बैंकों पर क्यों नहीं किया? तो गवर्नमेंट बोलते देखो आप एनबीएफसी हो तो आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हो, यदि आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती तो हमें बैंकों का रिलैक्सेशन आपको भी दे देते। चूंकि आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और उन सारी की सारी कंपनियों का क्राइटेरिया हमने दे रखा है, तो फिर आपके लिए क्यों? लॉजिक समझ में आ गया? एनबीएफसी को इस दायरे में इसलिए लाया गया क्योंकि वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं और कंपनी एक्ट का क्राइटेरिया ये था, तो उनका क्राइटेरिया भी सेम यही दे दिया। देखो एक बार के लिए क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है, बल्कि आपको फायदा है। उनका तो मैंडेटरी फेज 1/4/16 को स्टार्ट हो गया था, आपको तो 18 को हुआ है, 2 साल का रिलैक्सेशन मिल गया आपको। मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? अब दूसरा सवाल, सर बैंकों को डेफर्ड क्यों किया? जब एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन में ला ही रहे थे तो इनको आपने बाहर क्यों कर दिया? इंडियन गवर्नमेंट ने सारी की सारी बैंकों से इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंगाया था एप्लीकेबल करने के बाद, क्योंकि जैसे ही बैंकों पर एप्लीकेबिलिटी डाली बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि अभी हम तैयार नहीं है। तो बोला कि सब एप्लीकेबल कर रहे हैं तो आपको क्या ऐतराज है? तो बोला कि हमारी सिचुएशन बहुत बेकार है। गवर्नमेंट को लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो सबसे बोला कि अपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार मिनिस्ट्री को भेजो। और इंडियन गवर्नमेंट ने जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया तो इंडियन गवर्नमेंट शॉक में आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग कंपनी के जो एडवांसेस थे, जो उनकी असेट्स थी, यदि उनकी रिकॉर्डिंग आईएफआरएस के हिसाब से करें तो उनकी नेटवर्थ नेगेटिव हो रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं? यदि आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी बैंक पर कर देते तो उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में जा रही थी, यानी कि जो आईएफआरएस के रूल्स रेगुलेशन जो प्रिंसिपल हैं उनके हिसाब से बैंकिंग कंपनियों की ज्यादातर असेट्स का मैक्सिमम असेट्स एनपीए डिक्लेयर हो रही थी। इंडियन गवर्नमेंट को लगा यदि बैंकों पर एप्लीकेबिलिटी डाल दी तो 2-3 साल के अंदर ये लिक्विडेट हो जाएंगे, बैंक बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इस काम को टाल दिया, बोला कि हम आपको डेफर्ड करते हैं अनसर्टेन पीरियड के लिए। टाइम नहीं बताया कब से करना अप्लाई, और अभी पता भी नहीं कब होगा। इस बात को सोच करके गवर्नमेंट की नींद उड़ गई कि बैंकों की हालत बड़ी खस्ता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकों की हालत को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। आईवीसी भी लाया गया,
जिससे बैंक के जो एनपीए हो रखे थे उन एनपीए की रिकवरी की जा सके। कुछ हद तक सक्सेस भी हुए, बट उतना इफेक्ट नहीं आया जितना इफेक्ट इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी। फिर भारत सरकार ने नोटबंदी करवा दी और यह बोल दिया कि ब्लैक मनी इतना इंडिया में आएगा कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो पूरी सुधर जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि नोटबंदी करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये बैंकिंग कंपनियों की सिचुएशन को बहाल करना था। लेकिन ब्लैक मनी की जगह जब लगा गवर्नमेंट को कि ये भी ज्यादा असर नहीं करी, तो उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि कुछ और सोचना पड़ेगा। नोटबंदी के बाद इंडियन गवर्नमेंट लगातार एक कोशिश कर रही है कि बैंकों की सिचुएशन में सुधार आ सके, और जैसे ही बैंकों की सिचुएशन में सुधार आएगा वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया खोल देगी। लेकिन अभी वो दिन नहीं आया है, इसलिए बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबिलिटी के दायरे से बाहर निकाल दिया और बोला कि जब तक हम नहीं कहें तब तक आपको एप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन बड़ी बेकार है। तो क्या इन सबके लॉजिक समझ में आ गए? यदि सबके लॉजिक समझ में आ गए तो अब हम आगे बढ़ना चाहिए। यह आपकी एप्लीकेबिलिटी का दायरा था। अब सिचुएशन क्या है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने बता तो दिया कि इन कंपनियों को, यानी कि जो इन कंडीशन को फुलफिल करती हैं या जो इस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, उन कंपनीज को इंड एस फॉलो करने हैं। तो बाकी की कंपनी को क्या करने हैं? एएस। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब। जो कंपनियां इस दायरे में नहीं आ रही हैं वो सारी की सारी कंपनियां क्या करेंगी? एएस फॉलो करेंगी। अब समस्या यह है कि जब इंडियन गवर्नमेंट को एएस का वजूद रखना ही था तो फिर आईएफआरएस का मतलब क्या? आधी कंपनियों पर आईएफआरएस अप्लाई होता है, आधी कंपनियां एएस फॉलो करेंगी, तो दिक्कत तो अभी भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीए इंस्टीट्यूट से बोला कि अब आप नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करो जो कि आईएफआरएस पर बेस्ड हो। सर इंड एएस भी तो आईएफआरएस पर ही बेस हैं, तो फिर अलग से एएस आईएफआरएस पर बेस बनाने की क्या जरूरत है? तो बोला आईएफआरएस एज इट इज कॉपी है इंडेस का, सॉरी इंडेस कॉपी है एज इट इज आईएफआरएस का, लेकिन जो नए एएस बनाएंगे आईएफआरएस पर बेस, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि आईएफआरएस बड़ा कॉस्टली होता है, इसकी बहुत कॉस्ट चार्ज होती है, इसलिए छोटी छोटी कंपनियां आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी के दायरे में नहीं रखी गई हैं। लेकिन वो एएस भी फॉलो नहीं करवाना चाहते, क्योंकि पुरानी चीजें उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो उन पर भी वो आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी चाहते हैं, बट सब्जेक्ट टू सम चेंजेस। जो नए एएस डेवलप किए गए हैं सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो सारे के सारे आईएफआरएस पर बेस हैं, लेकिन जो नए एएस बनाए गए हैं उन एएस के अंदर 3 रिलैक्सेशन दिए हैं। क्या रिलैक्सेशन दिए? लिखिए, अब नोट लगाओ। Such companies not covered under the applicability of Ind AS. Then such companies self AS follow.
जो कंपनी एप्लीकेबिलिटी के दायरे में नहीं है उन कंपनी को एएस फॉलो करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट नोट लिखो, सच एएस इज कन्वर्ज्ड फॉर्म of IFRS, but subject to करो इसको, but subject to मेजर चेंजेज। यानी कि वो भी आईएफआरएस का कन्वर्ज फॉर्म है लेकिन उनमें मेजर चेंज होगा। लिखिए क्या क्या चेंजेस हैं। पहला चेंज, रिडक्शन इन आईएफआरएस, सॉरी फेयर वैल्यू। रेस्ट्रिक्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। रिलैक्सेशन in major disclosures। आईएफआरएस में फेयर वैल्यू का मेजरमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि हर आइटम की वैल्यू फेयर वैल्यू पर की जाएगी और इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉग्नाइजेशन प्रेजेंट वैल्यू पर होगा और बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। बात फेयर वैल्यू मेजरमेंट की करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यूअर का काम है और वैल्यूअर इन चीजों की कैलकुलेशन के लिए बहुत मोटी कॉस्ट चार्ज करता है। छोटी छोटी कंपनियां इतना खर्चा नहीं ले सकती, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इन तीनों की रेस्ट्रिक्टेड दायरा बना दो कि ये ठीक है, यहां जहां लगता है कि जरूरी है फेयर वैल्यू का मेजरमेंट और प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, वहां पर छोड़ो, बाकी की जगह से हटा दो। ऐसे एएस जो आईएफआरएस की कन्वर्ज फॉर्म है लेकिन उनमें 3 रेस्ट्रिक्टेड यूटिलाइज छोड़ दिए कि भैया इनको छोड़ दो, बाकी आप एज इट इज आईएफआरएस को अप्लाई कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिए आप।